Nowadays we discuss about electric field lines। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की। हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है उन पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने ऐसे एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताई है जो रेडियली आउटवर्ड है, और हम देख सकते हैं कि यह फील्ड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय एरिया में यह जो वेक्टर है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है, बाद में उसकी लेंथ डिक्रीज होती जाती है। ये जो लेंथ है वो फील्ड की स्ट्रेंथ हमें बताता है, यानी कि जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसमें फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और ये दूर जाने पर ये वेक्टर शॉर्ट होता जाता है, उसकी लेंथ शॉर्ट होती जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है। और ये किसी भी जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ किसी भी वेक्टर की टेल पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उन पर लगने वाला फोर्स ये वेक्टर की लेंथ के इक्वल रहेगा। और हम जानते हैं कि ये नियर बाय एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लेंथ ज़्यादा है, और दूर के एरिया में उनकी लेंथ शॉर्टर होती जाती है। और ऐसे केस में फील्ड लाइन की डेंसिटी हमें मैग्नीट्यूड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बता दी है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ऐसे एग्जांपल ये नियर बाय एरिया में यहाँ फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और यह पॉइंट चार्ज से दूर के एरिया में फील्ड लाइन एक दूसरे से फार हो जाती है और वो स्प्रेड हो जाती है और उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उनका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। यहाँ मैंने फील्ड लाइन की डेंसिटी के बारे में बात की। अगर किसी पर्सन यहाँ ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, लेकिन ये डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी स्पेस के किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है ये इम्पोर्टेंट बात है। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स उसके नियर बाय एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डेंसिटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज, उससे हमें पता चलता है कि हम जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि हमें डेंसिटी से ज़्यादा यूजफुल क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी। अब हम प्लेन ऑफ पेपर में एक ऐसी फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ ओरिजिन पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, और ये क्यू पॉइंट चार्ज से जो रेडियली आउटवर्ड ये फील्ड लाइन एलिमिनेट होती है उसका वेक्टर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। और ये 2 डायमेंशनल में डायग्राम है, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि रियल में तो ये फील्ड की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, और ये 3D स्पेस में होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल में होते हैं। और हम यहाँ 2 एरिया कंसिडर करते हैं। ये छोटा सा एरिया एलिमेंट R और ये छोटा सा एरिया एलिमेंट S। हम देख सकते हैं कि यह जो एरिया है R, उनमें से जो लाइन पास हो रही है वो थोड़ी सी क्लोजर है, लेकिन S में से जो लाइन पास हो रही है यहाँ तो एक ही लाइन पास हो रही है और उसमें थोड़ी सी क्लोजनेस डिक्रीज हो गई है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, क्लोजनेस मीन्स रिलेटिव डेंसिटी यहाँ S में थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एरिया एलिमेंट R में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और यह सिंपली हम समझ सकते हैं क्योंकि ये एरिया एलिमेंट
हमारे चार्ज यानी कि ओरिजिन ओ से नियर बाई है और ये दूर के एरिया में है। अगर यहाँ से ये सारी के सारी फील्ड लाइन एलिमिनेट हो रही है तो हम देख सकते हैं कि ऐसे हम किसी भी एरिया लेंगे, ऐसे P1 और P2, यहाँ मैंने 2 पॉइंट कंसीडर करके ऐसा एरिया, ऐसा स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये सर्कल 2 डायमेंशन में, लेकिन 3 डायमेंशन में इसको मान लो कि ये स्फीयर है। तो ये स्फीयर में से या ये स्फीयर में से जो टोटल नंबर ऑफ लाइन पास होगी वो लाइन तो सेम ही रहेगी, यानी कि लाइन के नंबर तो इक्वल ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो लाइन पास हो रही है वो नियर बाय है, वो लाइन क्लोज है, यानी कि यहाँ रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ सेम नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, लेकिन ये लाइन एक दूसरे से स्प्रेड हुई है, यानी कि यहाँ रिलेटिव डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया पर कैसे डिपेंड करती है उसके बारे में जानने के लिए हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल समझने के लिए पहले तो हम 2 डायमेंशनल स्पेस में प्लेन एंगल की बात कर लेते हैं। ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का जनरलाइजेशन यानी कि 3D फॉर्मेट है। ऐसे कोई प्लेन है, ऐसा प्लेन होता है और यहाँ कोई लेंथ एलिमेंट ये यानी कि आर्क जिसे हम बोलते हैं, ऐसे सर्कल होगा और ऐसे कोई आर्क है, छोटा सा लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल, और ये सर्कल की अगर ये रेडियस को मैं आर बोल दूँ, ये डिस्टेंस यानी ये रेडियस आर है, तो ऐसे केस में जो ये लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल यानी कि ये आर्क जो एंगल यहाँ प्लेन में सबटेंड करेगी वो एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूँ तो हम डेफिनेशन से जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू दिस लेंथ एलिमेंट अपॉन रेडियस। ऐसे ये प्लेन एंगल दिया जाता है। सेम टू सेम ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें जो एंगल लिखते हैं उस एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाता है, यानी कि डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ये लेंथ एलिमेंट की जगह एरिया और रेडियस का स्क्वायर ऐसे होता है। उसको समझने के लिए हम यहाँ एक सिंपल फिगर में ऐसा कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये सॉलिड एंगल जो यहाँ कोन है, ऐसे यहाँ जो स्फीयर होगा ये 3D में, ये स्फीयर ने यहाँ जो एंगल सबटेंडेड किया है उससे हम प्लेन एंगल ना बोल के, ये 3D स्पेस है इसलिए ये एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, यानी कि डेल्टा ओमेगा। और ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो एरिया है, ये एरिया ने ये एंगल सबटेंड किया है, यानी कि ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ये एरिया। अगर ये एरिया डेल्टा एस है और यहाँ ये रेडियस अगर आर है तो ये सॉलिड एंगल होगा डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। आइए अब हम इसका यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, ऐसे हम फिगर में देख सकते हैं। ये पहला पॉइंट है P1 और ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ का एरिया है ये P2। मान लो कि ये जो स्फीयर है हमारा कोन, ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी कि उसके लिए जो यहाँ सॉलिड एंगल है उसको हम डेल्टा ओमेगा बोल देते हैं, यानी कि P1 पॉइंट के लिए सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ये एरिया P1 का एरिया, उसको हम डेल्टा S1 बोल देते हैं और रेडियस R1 स्क्वायर। और ये दूसरे पॉइंट P2 के लिए सॉलिड एंगल तो सेम ही है, यहाँ ये डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ये एरिया डेल्टा S2 बोल देते हैं और ये रेडियस का स्क्वायर, यानी कि दोनों एरिया के लिए हम लिख सकते हैं पॉइंट P1 पर जो एरिया एलिमेंट है उस एरिया एलिमेंट डेल्टा S1 इज इक्वल टू होगा R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, और ये दूसरे पॉइंट P2 के लिए एरिया डेल्टा S2 इज इक्वल टू होगा R2 स्क्वायर अपॉन डेल्टा ओमेगा। और हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो एरिया है, ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है,
लेकिन दोनों एरिया में से सेम नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों एरिया में से n नंबर की फील्ड लाइन पास हो रही है। तो रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये दोनों एरिया में से कितनी यूनिट एरिया में से लाइन पास होने के लिए कितना एरिया होगा उसकी गिनती करते हैं। उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये n नंबर की लाइन पास होने के लिए ये r1 स्क्वायर डेल्टा, ये पहले P1 पॉइंट की बात करते हैं। P1 पॉइंट में से n नंबर की लाइन पास होने के लिए इतने एरिया की ज़रूरत पड़ती है, r1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो यूनिट लाइन पास होने के लिए कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं r1 स्क्वायर, मैं यहाँ गलती से रिवर्स में बोल गया। जो हमारे पास ये एरिया है वो एरिया में से हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों एरिया में से सेम ही लाइन पास होती है n नंबर की, यानी कि जो ये पहला P1 एरिया है उस एरिया है डेल्टा S1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, और ये एरिया में से n लाइन पास हो रही है। तो यूनिट एरिया में से कितनी लाइन पास होगी, तो हम लिख सकते हैं यूनिट एरिया में से n अपॉन r1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा लाइन पास होगी। ये बात है P1 की। बाद में हम P2 की बात करें तो P2 का एरिया का हमने डेल्टा S2 कहा है और उसकी वैल्यू है r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। और हम जानते हैं दोनों एरिया में से सेम नंबर लाइन पास होती है, इसलिए n लाइन पास होने के लिए एरिया की ज़रूरत होगी डेल्टा ओमेगा। तो अगर r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा में से n लाइन पास हो रही है तो यूनिट एरिया में से कितनी लाइन पास होगी, यानी कि n अपॉन r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, यानी कि ये दोनों केस में n अपॉन r1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा और दूसरे केस में n अपॉन r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा नंबर ऑफ लाइन यूनिट एरिया में से पास होगी। ये दोनों में बता रहे हैं n और डेल्टा ओमेगा तो सेम ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करता है। Concept of electric field lines was introduced by Faraday, and Faraday said this field line the line of force, but this term is somewhat missing, especially in case of magnetic field, because force line of force due to magnetism and field line is different. Therefore, we can term these lines as field lines, electric field lines और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये डिस्कशन पर से हम जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए जो फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती है, ऐसे ये फील्ड लाइन अगर कर्व हो, ऐसा कर्व, ये फील्ड लाइन ऐसे कर्व हो तो यहाँ किसी भी पॉइंट पर यह कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये टेंजेंट की दो डायरेक्शन होती है, उनमें हमें डायरेक्शन को नोट करना पड़ता है और ये टेंजेंट की डायरेक्शन उसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता। यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन है जो रेडियली आउटवर्ड है, और ये दूसरी फिगर में जो फील्ड लाइन है ये फील्ड लाइन ये रेडियली इनवर्ड है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए। और ये फील्ड लाइन दो पॉजिटिव चार्ज की है जो हमें म्यूचुअली रिपल्जन के बारे में बताती है, और दो इक्वल और ऑपोजिट अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्ज की फील्ड लाइन यहाँ बताई गई है जो हमें म्यूचुअल अट्रैक्शन के बारे में बताती है। आइए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहली तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज में से ये स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, यानी कि एंड होती है। ये पॉजिटिव चार्ज में से ये ऐसे स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में
एंड होती है। इफ़ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर दो चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज में से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, और अगर एक ही चार्ज हो तो ये स्टार्ट या एट इन्फिनिटी पर होती है। और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। यानी कि किसी भी चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कंटिन्यूअस कर्व के रूप में ले सकते हैं। टू फील्ड लाइन, तीसरी प्रॉपर्टी, टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड the field at that point on intersection will not have a unique direction which is absurd। यानी कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बताता है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। और उनकी फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का फॉर्म नहीं करती। हम आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्लोज लूप फॉर्म करती है और ये कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे क्लोज लूप में नहीं होती और यह दिखाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की चार इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यानी कि चार कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में उसका एंड होता है। और दूसरी, हम किसी भी चार्ज फ्री रीजन में उसे कंटिन्यूअस कर्व के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती।